जूझ कहानी में हम लोग पढ़े थे कि जो लेखक आनंदा है वह स्कूल में अब मन लगाने लगा है, क्योंकि गणित के सवाल भी अब उसके सही होने लगे थे। वह कविताओं के लय और तुक तुक के साथ गाने लगा था। कविताओं में उसका रुझान बढ़ने लगा था। अब उसे घर के काम करते हुए, कोई खेती में काम करते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले, ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था, मतलब बहुत बुरा लगता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इसके कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा, कविता गाते गाते थूई थूई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। खुद की चाल मतलब अपनी बनाई हुई लय में गाना शुरू किया। अनंत काड़ेकर की कविता, ये राइटर है मराठी के, जिनकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरती पांढरी गाया धरड़ी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करड़ी जात, ये छंद का नाम है, जैसे राग भैरवी ये होता है हम लोगों में, उस तरह से नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आया, मतलब इनकी महत्वाकांक्षा, उड़ान और कल्पना और आगे बढ़ने लगी है। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौदलगेकर मास्टर कवि थे। सौदलगेकर जो उनके मराठी टीचर थे। इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में, खीसा मतलब होता है धोती और जो मोड़ के जहाँ कमर में बांधते हैं उसको, मैं कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होती तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, छंद जो दोहा चौपाई छंद होता है इस तरीके का, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति नापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कोई नई नई
नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर, मतलब इस रीति पर, इस तरीके पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौदल गेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ये है आपकी जूझ की कहानी, जो लेखक ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पढ़ने लिखने से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को गद्य या पद्य जिस शैली में चाहें उस शैली में अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमें समाज में अच्छे कार्यों को करना चाहिए, उपयोगी कार्यों को करना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी मन में हमारे लगन हो और हम अथक परिश्रम करें तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए अपने उद्देश्य में तत्पर रहना चाहिए, जैसे कि इस पाठ का लेखक आनंदा।